नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और सबसे पहले कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल इस हफ्ते दो खबरों के चलते फोकस में रही। पहली ये कि आरआईएल अगले 3 हफ्ते में कैंपा को देश भर में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत आरआईएल की सहयोगी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल ने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथाया मुरलीधरन की बेवरेज कंपनी सेलोन के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत सेलोन बेवरेज इंटरनेशनल कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक की पैकिंग और उसके लिए केन का निर्माण करेगी। सेलोन श्रीलंका की सबसे बड़ी केन और फिलिंग कंपनी है। कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए दोनों कंपनियां मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना करेंगी। 2 मई को आरआईएल का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों और क्रेडिटर्स ने 2 मई को हुई बैठक में कंपनी के फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या जेएफएसएल हो जाएगा। आरआईएल ने अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार के डीमर्जर और उसको अलग से लिस्ट करवाने का ऐलान किया था, जिसे कंपनी के बोर्ड ने नवंबर 2022 में मंजूरी दे दी थी। आरआईएल के शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले में जेएफएसएल का 1 शेयर जारी होगा। आरआईएल का अक्टूबर 2023 तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड या जेएफएसएल की लिस्टिंग करवाने का लक्ष्य है। डीमर्जर को मंजूरी की खबर आने के बाद गुरुवार 4 मई को आरआईएल का शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पिछले वीकेंड पर 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला यह कि उन्होंने अगले 2 से 3 साल में कर्ज मुक्त होने की शपथ ली है। उनके मुताबिक ग्रुप के पास अपने कर्ज के भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो मौजूद हैं। अग्रवाल ने कहा कि ग्रुप के कर्ज भुगतान की क्षमता को लेकर सवालिया निशान खड़े किए जाना एकदम बेतुका है, क्योंकि ग्रुप अगले साल 30 अरब डॉलर की आय और 9 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज करेगा, जो कि कर्ज भुगतान से जुड़े सारे पेमेंट्स के लिए पर्याप्त होगा। गौरतलब है कि अदानी ग्रुप पर हिंडनबुक की रिपोर्ट के बाद अधिक कर्ज वाले कॉर्पोरेट्स पर जांच बढ़ने के मद्देनजर उनकी ओर से ये बयान सामने आता हुआ दिखा है। वेदांता पर कुल 13 अरब डॉलर का कर्ज है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने साइज वाली कंपनियों में ग्रुप का पूरी दुनिया में सबसे कम कर्ज है। दूसरी बड़ी घोषणा यह है कि कर्ज की चिंताओं के बावजूद उन्होंने तेल गैस, जिंक और एल्यूमिनियम के उत्पादन में बढ़ोतरी की आक्रामक योजना तैयार की है। अगले 2 साल में 3 लाख बैरल और 4 से 5 साल में 5 लाख बैरल तेल गैस उत्पादन का लक्ष्य है, जो वित्त वर्ष 2023 में 1,42,000 बैरल पर था। इसी तरह जिंक का उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर करीब 30 लाख टन करने का लक्ष्य है। इसी तरह 2030 तक ग्रुप की 100 अरब डॉलर की कंपनी बनने का लक्ष्य है, जो मौजूदा 20 अरब डॉलर के आसपास है। 2 मई को वेदांता का शेयर आधा फीसदी से ज्यादा उछला था। तीसरी खबर, पिछले वीकेंड के दौरान वेल्सपन इंडिया ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे और नतीजों के साथ कंपनी ने बायबैक की भी घोषणा की, जो बाजार को काफी पसंद आई है। कंपनी ने 120 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 1,62,00,000 शेयर बायबैक करने की घोषणा की है, जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग 87 रुपए 64 पैसे से 36.7% के प्रीमियम पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बायबैक टेंडर रूट के जरिए होगा, यानी खुले बाजार से नहीं होगा। यही कारण है कि बायबैक की घोषणा के बाद मंगलवार को शेयर ने 105 रुपए का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी टच किया। इस बायबैक पर कुल 195 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट 10 मई तय की गई है। साथ ही चौथी तिमाही में कंपनी की आय 15% बढ़कर 2,154 करोड़ रुपए पर रही। वहीं कामकाजी मुनाफा 44% और कामकाजी मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। कामकाजी मार्जिन 10% से बढ़कर 13% पर रहे हैं, जो कि 2 तिमाही में सबसे अधिक रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक कंपनी के पास 593 करोड़ रुपए की नकदी थी और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक कंपनी का नेट डेट फ्री होने का लक्ष्य है। 2 मई को वेल्सपन इंडिया का शेयर दिन के दौरान 20% तक उछला था, जो कि पिछले करीब 1 साल में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी और 14% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। चौथी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही पावर कंपनी कोस्टल एनर्जन को खरीदने के लिए कुल 18 कंपनियों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। इन कंपनियों में वेदांता, टोरेंट पावर, जिंदल पावर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड डिकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड शामिल हैं। कंपनी के प्रमोटर और लेंडर्स की ओर से कंपनी को कई बार रिवाइव करने की कोशिशों में असफल रहने के बाद पिछले साल फरवरी में एनसीएलटी की चेन्नई बेंच ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। इकरा की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की ओर से पेमेंट में देरी और इस कंपनी की दूसरी यूनिट से पावर खरीदने वालों की कमी के चलते कोस्टल एनर्जन की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव देखने को मिला है। 5 मई को वेदांता का शेयर करीब 1.25% गिरा था।
पांचवी खबर, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों शेयरों ने शुक्रवार 5 मई को 5% से ज्यादा का गोता लगाया। दोनों शेयरों में बीते एक साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के चलते दोनों कंपनियों की कुल मार्केट कैप में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह है मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स यानी MSCI की घोषणा, जो कि इन दोनों कंपनियों के मर्जर से जुड़ी है। मर्जर के बाद बनी नई कंपनी के MSCI इंडेक्स में वेटेज की कंप्यूटिंग यानी गणना करने के लिए 0.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है, जिससे एचडीएफसी बैंक के शेयर में 15 करोड़ डॉलर की बिकवानी आने की आशंका है। हालांकि बाजार का मानना था कि 1 का एडजस्टमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे शेयर में करीब 3 अरब डॉलर की खरीदारी होने की उम्मीद थी। माना जा रहा है कि बाकी इंडेक्स भी इसी तरह का कदम ले सकते हैं, जिस वजह से शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। छठी खबर, केशोराम इंडस्ट्रीज की दिवालिया कंपनी बिरला टायर्स को खरीदने की दौड़ में केवल 2 कंपनियां बची हैं। इनमें दालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज के अलावा पवन रुइया की एफिलिएट कंपनी शामिल है। दरअसल ये दोनों कंपनियों का कंसोर्टियम है, जिसमें स्टीफन्स फाइनेंशियल सर्विसेज और मेलरोज क्रिएशन शामिल है। इस कंपनी को खरीदने के लिए मार्च में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों और पी फर्म्स ने शुरुआती बोली जमा की थी। इनमें सीएट, बेन पिरामल के समर्थन वाली इंडिया रिसर्जेंट फंड, जिंदल स्टील एंड पावर, बॉम्बीडाला एंटरप्राइजेस, कोलकाता की MCPI और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शामिल थी। बिरला टायर्स कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म व्हीकल्स, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स के लिए टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका 2019 में अपनी पेरेंट कंपनी केशोराम इंडस्ट्री से डीमर्जर हो गया था। NCLT ने मई 2022 में बिरला टायर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। दरअसल केमिकल बनाने वाली कंपनी SRF ने इस कंपनी की ओर से 15 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर डिफॉल्ट करने की शिकायत दर्ज की थी। इस कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP ने फाइनेंशियल क्रेडिटर से कुल 1128 करोड़ रुपए के क्लेम जमा किए हैं, पर इन दोनों कंपनियों ने 100 करोड़ रुपए से कम का ऑफर जमा किया है, जो क्रेडिटर्स की उम्मीद से काफी कम है। बीते 5 दिन में बिरला टायर्स का शेयर 14% से ज्यादा की बढ़त दर्ज कर चुका है। सातवीं खबर, रेलवे विभाग की कंपनी रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के शेयर ने मंगलवार को 118 रुपये 30 पैसे का 52 वीक हाई टच किया। बीते एक महीने में शेयर 55% से ज्यादा की तेजी दर्ज कर चुका है। वहीं 6 महीने में बात करें तो करीब 3 गुना के आसपास की वृद्धि हो चुकी है। इसकी 3 मुख्य वजह है। पहला, इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी सरकार से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। RVNL 13वीं सरकारी कंपनी है जिसे ये दर्जा मिला है। दूसरा, इस कंपनी को 2 नए ऑर्डर हाथ लगे हैं। पहला, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड यानी CMRL के फेज 2 प्रोजेक्ट के 3 अंडरग्राउंड पैकेजेस के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। इसकी वैल्यू 3,146 करोड़ रुपए की है। दूसरा, RVNL SCC की JV ने सिंचाई से जुड़े करीब 2,249 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है, जिसमें RVNL का 51% हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट 42 महीने में पूरा होगा। 2 मई को RVNL का शेयर 10% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, बांगुर फैमिली की ओनरशिप वाली श्री सीमेंट की सांगी सीमेंट में हिस्सा खरीद के लिए नॉन बाइंडिंग यानी गैर बाध्यकारी बातचीत चल रही है। गैर बाध्यकारी का मतलब यह हुआ कि इस बातचीत के जरिए कोई डील करना ही है, इस बात को लेकर श्री सीमेंट पर कोई दबाव नहीं होगा। माना जा रहा है कि सांगी सीमेंट में श्री सीमेंट 40% से 72% हिस्सेदारी खरीद सकती है और यह सौदा 6,000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में होगा। इस EV में 1,800 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल है, यानी कि इक्विटी वैल्यू 4,200 करोड़ रुपए के आसपास होगी। साथ ही ये बातचीत एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी श्री सीमेंट के अलावा बाकी कंपनियां भी सांगी सीमेंट में हिस्सा खरीद के लिए बातचीत कर सकी है। आपको बता दें कि इस सेक्टर की अन्य कंपनियां जैसे अल्ट्राटेक, दालमिया भारत और JSW सीमेंट ने भी सांगी सीमेंट में संभावित हिस्सा खरीद के लिए इनफॉर्मल डिस्कशंस किए थे, पर कोई डील नहीं हो पाई थी। इस डील को कोटक स्पेशल सिचुएशंस फंड की ओर से गाइड किया जा रहा है, जिसने नवंबर 2022 में सांगी सीमेंट में 550 करोड़ रुपए का निवेश किया था। फिलहाल सांगी सीमेंट के प्रमोटर्स के पास कंपनी की करीब 72% हिस्सेदारी है। 2 मई को श्री सीमेंट का शेयर करीब 1% गिरा था, पर सांगी सीमेंट का शेयर 5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को अपने श्रीलंका के कारोबार भारती एयरटेल लंका को डायलॉग एक्सैटिया के साथ जोड़ने या मर्ज करने की घोषणा की है। डायलॉग एक्सैटिया मलेशिया के मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस कॉन्ग्लोमरेट एक्सैटिया ग्रुप की सहयोगी कंपनी है और श्रीलंका में टेलीकॉम सेवाएं मुहैया कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस मर्जर के बाद बनी नई कंपनी श्रीलंका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी। भारती एयरटेल लंका ने 2009 में श्रीलंका में कारोबार की शुरुआत की थी और इस मर्जर के जरिए भारती एयरटेल को श्रीलंका में बड़े ग्राहक बेस की एक्सेस के साथ साथ डायलॉग एक्सैटिया में हिस्सेदारी मिलेगी। 3 मई को भारती एयरटेल का शेयर 1.5% गिरकर बंद हुआ था। 10वीं खबर, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी एक बार फिर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और इस बार इन दोनों बड़े कॉर्पोरेट घरानों के आमने सामने के पीछे वजह है गुजरात की दिवालिया कंपनी
भद्रेश्वर विद्युत पावर जनरेशन सेक्टर से ये तीसरी कंपनी है जिसको लेकर इन दोनों घरानों ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। इससे पहले इन दोनों ने एसकेएस पावर और लैंको अमरकंटक के लिए रेजोल्यूशन प्लान जमा किए थे, पर बाद में अपनी बोलियां वापस ले ली थी। भद्रेश्वर विद्युत को खरीदने के लिए कुल 14 कंपनियों ने रुचि दिखाई है, जिसकी कच्छ गुजरात में 150 मेगावाट की पावर जनरेशन इकाइयां हैं। इन कंपनियों में मुकेश अंबानी की कंपनी आरआईएल, अदानी ग्रुप की अदानी पावर के अलावा टोरेंट पावर, वेदांता और जिंदल पावर के नाम भी शामिल हैं। भद्रेश्वर विद्युत के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी ने कुल 3,463 करोड़ रुपए के क्लेम दाखिल किए हैं, जिसमें से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के 2,936 करोड़ रुपए के क्लेम हैं। अक्टूबर 2022 में एसबीआई की अर्जी के बाद इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। 3 मई को आरआईएल और अदानी पावर के शेयर 1 से 2.5% तक गिरे थे। 11वीं खबर, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने म्यूचुअल फंड कारोबार में अपना पूरा हिस्सा बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। म्यूचुअल फंड कारोबार इंडियाबुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और इंडियाबुल्स ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के जरिए किया जा रहा था। यह हिस्सा बिक्री नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी को की जा रही है, जो कि ग्रो ग्रुप का हिस्सा है। दोनों कंपनियों के बीच 175 करोड़ 62 लाख रुपए की रकम में यह सौदा पूरा हुआ है। इस हिस्सा बिक्री को लेकर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को सारी रेगुलेटरी यानी नियामक मंजूरियां मिल चुकी हैं और इस सौदे को पूरा करने की क्लोजिंग डेट 3 मई तय की गई है। शायद बाजार को इस डील की भनक मंगलवार को ही लग गई थी, इसलिए मंगलवार को 2 मई को शेयर 5% की बढ़त लेकर बंद हुआ था, पर 3 मई को भी शेयर में 1% की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग हुई थी। 12वीं खबर, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बुधवार 3 मई को 3 बड़ी खबरें आई। पहले ये कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने देश की ब्रॉडकास्टिंग और केबल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की सिफारिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से बैंकों से सस्ते लोन मिलेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का हिस्सा बन जाएगी। ट्राई ने सिफारिश सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपी है। टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने यह प्रस्ताव दिया है। दूसरी खबर यह है कि केएम बिरला की ओर से वोडा आइडिया के बोर्ड पर वापसी के बाद बैंक इस कंपनी को लोन देने पर दोबारा विचार कर रहे हैं। इस तरह बैंकों की ओर से कंपनी को 4 साल से लोन ना देने की हिचक खत्म होती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि बैंकों का केएम बिरला की वोडा आइडिया के बोर्ड पर वापसी में बड़ा योगदान रहा है। तीसरी खबर यह है कि दूरसंचार विभाग यानी डीओटी के साथ चल रहे रिलायंस जियो के एक विवाद में कंपनी को ट्राई से बड़ी राहत मिली है। दूरसंचार विभाग और रिलायंस जियो के बीच शेयर स्पेक्ट्रम पर लगने वाले स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज यानी एसयूसी को लेकर विवाद था, जिसमें ट्राई ने रिलायंस जियो के पक्ष को माना है। 3 मई को वोडा आइडिया का शेयर करीब 0.25% बढ़कर और आरएल का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, दिवालिया कंपनी एसकेएस पावर के लिए सिंगापुर की एसेट मैनेजमेंट फर्म वेंटेज पॉइंट एसेट मैनेजमेंट ने 1800 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई है। गौरतलब है कि अहमदाबाद के टोरेंट ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी बोली का अंतर केवल 7 करोड़ रुपए के आसपास का ही था। इसके अलावा नागपुर की शारदा एनर्जी और नवीन जिंदल की जिंदल पावर ने भी अच्छे ऑफर दिए हैं, जो कि सबसे ऊंची बोली के आसपास ही माने जा रहे हैं। आरआईएल और अदानी ग्रुप के कुछ खास आक्रामक बोली नहीं लगाई है और सरकारी कंपनी एनटीपीसी का ऑफर भी उतना आक्रामक नहीं था। दरअसल एसकेएस पावर के पास छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का पावर प्लांट है, जिसे एनटीपीसी चला रही है और उसके लिए फीस चार्ज कर रही है। इन सभी बोलियों का कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की ओर से आकलन किया जा रहा है और उस पर जल्द वोटिंग हो सकती है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए, और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने इस हफ्ते दिवालिया होने के लिए एनसीएलटी में अर्जी दी है। अप्रैल अंत तक गो फर्स्ट पर 6,512 करोड़ रुपए का कर्ज था और वित्त वर्ष 2022 में 1,804 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सालाना घाटा हुआ था, जो कि पूरे वाडिया ग्रुप के मुनाफे से अधिक है। इस बीच कंपनी ने 5 मई तक अपनी सभी उड़ानों पर रोक लगा दी, जो बाद में बढ़ाकर 9 मई तक कर दी गई। उड़ानें रद्द होने पर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। गो फर्स्ट को कर्ज देने वालों ने कंपनी के एयरक्राफ्ट को जब्त करने का नोटिस भेजा। मंगलवार को गो फर्स्ट के दिवालिया होने की खबर आने से बुधवार 3 मई को कंपनी को कर्ज देने वाले बैंकों के साथ साथ बॉम्बे बर्मा के शेयर में 0.6% तक की गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे बर्मा की गो फर्स्ट में करीब 33% हिस्सेदारी है। इसके अलावा बैंकों की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 1562 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1430 करोड़ रुपए और आईडीबीआई बैंक का करीब 59 करोड़ रुपए का इस कंपनी में एक्सपोजर है। इन तीनों बैंकों के शेयर बुधवार को 3 मई को 2 से 5% तक गिरकर बंद हुए। गो फर्स्ट के दिवालिया होने से ब्रोकर्स इंडिगो के शेयर को लेकर काफी बुलिश हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 2700 रुपए का लक्ष्य दिया। वहीं क्रेडिट स्विस ने आउटपरफॉर्म की रेटिंग और 2450 रुपए का लक्ष्य दिया। इंडिगो के शेयर ने 3 मई को 2236 रुपए 95 पैसे की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ
और करीब 4.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा अपनी इस हालत के लिए एयरलाइन जिस अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी प्रैट एंड विटनी को जिम्मेदार बता रही है, उसका आरोप है कि डिफॉल्ट करने का कंपनी का पुराना इतिहास है। गुरुवार 4 मई को बॉम्बे बर्मा का शेयर 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ। साथ ही एक रिपोर्ट में कहा गया कि गोफस को आईबीसी के तहत खरीदने के लिए वाडिया समूह आईबीसी यानी दिवालिया कानून से जुड़े नियमों में छूट की मांग कर सकता है। वाडिया ग्रुप गोफस की प्रमोटर कंपनी है और आईबीसी नियमों के तहत अगर कोई कंपनी बिकती है तो प्रमोटर ग्रुप उसके लिए बोली नहीं लगा सकता। इस मामले में 4 मई को हुई सुनवाई में एनसीएलटी ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया, क्योंकि इस कंपनी को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से मांग की है कि एयरलाइन के 23 विमानों को डी रजिस्टर किया जाए। इसके अलावा खबर यह भी है कि डीजीसीए ने गोफस को आदेश दिया है कि कंपनी उन सभी यात्रियों के टिकट का पैसा वापस करे जो उड़ानें रद्द होने के कारण सेवा नहीं ले पाए हैं। 5 मई को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते भी कई सारी खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी मामले को लेकर चल रही जांच को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त 6 महीने का समय दिए जाने की मांग की है। बीते शनिवार यानी 29 अप्रैल को सेबी ने जांच का समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह आवेदन किया। मार्च की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया था कि अदानी मामले की जांच 2 महीने में पूरी की जाए और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। इसके अलावा एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि अदानी मामले पर जांच काफी धीमी रफ्तार पर चल रही है और इस जांच के दौरान सेबी को कई विदेशी रेगुलेटर से जानकारी जुटाने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दूसरी खबर यह है कि एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप की कंपनियों के विदेशों में हुए लेन देन की जानकारी जुटाने के लिए सेबी सरकार की मदद मांग सकता है। सेबी ने अपनी याचिका में ये जानकारी भी दी है कि अदानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के खातों की खंगाल कर पिछले 1 दशक के दौरान कंपनियों में हुई डील्स की जानकारी जुटाई जा रही है। सेबी ने अदानी मामले की जांच के लिए अदानी ग्रुप कंपनियों के बैंक खातों से हुए लेन देन को खंगालने की योजना बनाई है। 2 मई को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में हल्की गिरावट देखने को मिली थी। तीसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप को लेंडर्स से अंबुजा सीमेंट और एसीसी के अधिग्रहण के लिए उठाए गए करीब $4.5 अरब के कर्ज को वापस करने के लिए 12 से 18 महीने की मोहलत मिल गई है। हालांकि ग्रुप इस कर्ज में से करीब $20 करोड़ का भुगतान समय से पहले कर चुका है। अदानी ग्रुप ने पिछले साल करीब $10 अरब में अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदा था। 3 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 4.5% तक गिरा था। चौथी खबर यह है कि 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर जारी हुई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जिस सीए फर्म की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए थे, उस फर्म ने अदानी ग्रुप से इस्तीफा दे दिया है। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी टोटल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शाह डंडारिया एंड कंपनी नाम की सीए फर्म अदानी टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेस के लिए काम करती थी। सीए फर्म ने पेशेवर व्यवस्था का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अदानी समूह ने पिछले साल जुलाई में इस फर्म को नियुक्त किया था। इसके बावजूद अदानी टोटल का शेयर 1% और अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 4.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि चौथी तिमाही में अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजे बेहद शानदार रहे। Q4 में अदानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा 304.3 करोड़ से 137% बढ़कर करीब 723 करोड़ रुपए के आसपास रहा। बावजूद इसके कि कुल खर्च 22.3% बढ़कर 30,179 करोड़ रुपए के आसपास रहे। कंपनी की आय साल दर साल 24,865 करोड़ रुपए से 26% बढ़कर 31,346 करोड़ रुपए पर रही है। पांचवी खबर यह है कि अदानी पोर्ट्स ने म्यांमार में अपने एक पोर्ट को केवल $3 करोड़ की रकम में बेच दिया है। कंपनी ने ये पोर्ट बड़े डिस्काउंट पर बेचा है, क्योंकि अदानी ग्रुप की ओर से इस पोर्ट पर करीब $19.5 करोड़ का निवेश किया गया था। ये बिक्री रिस्क कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अदानी पोर्ट्स के बोर्ड की ओर से अक्टूबर 2021 में की गई घोषणा के मुताबिक है। साथ ही अदानी ट्रांसमिशन करीब $10 करोड़ के बॉन्ड बायबैक की योजना बना रही है। 5 मई को अदानी पोर्ट्स और अदानी ट्रांसमिशन में करीब 0.5% की मजबूती देखने को मिली थी। तीसरी खबर, बंद खड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के सीईओ डेजिग्नेट संजीव कपूर ने पिछले शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बावजूद इसके कि कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं और कंपनी के नए प्रमोटर्स जलान कैलरॉक कंसोर्टियम या जेकेसी के बीच विवाद अभी तक जारी है। हालांकि इस्तीफे के बाद जेकेसी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा कि कंपनी का रिवाइवल प्लान अभी भी पटरी पर है और बहुत जल्द नए सीईओ की घोषणा की जाएगी। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेकेसी ने जेट को दोबारा लॉन्च करने की फ्लाइट को मिस कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट की स्थिति में बदलाव और घरेलू मार्केट में कंसोलिडेशन के चलते कंपनी का रिवाइवल आसान नहीं होगा। एक एक्सपर्ट के मुताबिक बीते 6 से 9 महीने में विमानों, एयरपोर्ट स्लॉट्स और पायलटों की उपलब्धता की स्थिति में काफ़ी बदलाव आ चुका है, खासकर मई 2022 से जब कंपनी का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी AOC रीवैलिडेट किया गया था। 2 मई को जेट एयरवेज का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। साथ ही 5 मई को खबर आई कि CBI ने बैंक फ्रॉड मामले में जेट एयरवेज के मुंबई ऑफिस फाउंडर नरेश गोयल के घर पर छापेमारी की। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी में किसी फ्रॉड की खबर सामने आती हुई नजर आई है। 5 मई को जब यह खबर आई तो जेट एयरवेज का शेयर करीब 2% की
गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, केयर हॉस्पिटल्स को खरीदने की लड़ाई ने अब कानूनी रूप ले लिया है। दरअसल मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि केयर हॉस्पिटल्स के मालिकों ने मैक्स हेल्थ केयर की बोली को नज़रअंदाज कर दिया है और इसके बजाय दुनिया के सबसे बड़े पी फंड ब्लैकस्टोन के ऑफर को चुनने का फैसला किया। आपको बता दें कि मैक्स हेल्थ केयर की टीपीजी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, जिसमें मैक्स ने टीपीजी को 3,700 करोड़ रुपए का नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया था, पर ब्लैकस्टोन ने इस ऑफर से 15 से 20% ऊंची बोली लगाई, जिसको बाद में मंजूर कर लिया गया था। इस डील के जरिए मैक्स की देश भर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना है, क्योंकि केयर हॉस्पिटल्स की साउथ इंडिया में मजबूत पकड़ है। 2 मई को मैक्स हेल्थ केयर का शेयर 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। इस मामले में बुधवार 3 मई को हुई सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस S.J. कत्थावाला को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त किया है। 4 मई को मैक्स हेल्थ केयर का शेयर में करीब 0.5% की मजबूती देखने को मिली थी। 5वीं खबर, केंद्र सरकार देश की तीनों तेल मार्केटिंग कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल में पूंजी निवेश के साथ साथ संभावित हिस्सा बढ़ाने पर भी विचार करेगी। इन तेल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से अपने क्षमता विस्तार खर्च की योजना जमा किए जाने के बाद सरकार इस पर फैसला लेगी। दरअसल सरकार ने इस साल के बजट में इन कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए $4 अरब या 30,000 करोड़ रुपए की रकम अलग की है। तेल मार्केटिंग कंपनियों के क्षमता विस्तार खर्च में रिफाइनरी अपग्रेडेशन, इमिशन में कमी और इस तरह की अन्य एक्टिविटीज़ पर खर्च किया जाता है। गौरतलब है कि एक तरफ सरकार जहां अपनी कंपनियों के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ओएमसीज में हिस्सा बढ़ाने से जुड़ी खबरें काफ़ी चौंकाने वाली साबित हुई। 2 मई को आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर 1/4 से 1% तक की बढ़त लेकर बंद हुए थे। छठी खबर, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मिंडा कॉर्प ने मंगलवार को एक चौंकाने वाली घोषणा की। मिंडा कॉर्प ने 2 व्हीलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिजनेस में अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी प्रीकॉल का 24.5% हिस्सा खरीदने के लिए सीसीआई से मंजूरी मांगी है। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में मिंडा कॉर्प ने प्रीकॉल का 15.7% हिस्सा $208.90 प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदा था, जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई थी। प्रीकॉल में 36.5% हिस्सेदारी वाले प्रोमोटर्स ने इस हिस्सा खरीद पर ऐतराज जताया था और कहा था कि फिलहाल ना तो कोई पूंजी जुटाने और ना ही उनकी हिस्सा बिक्री की कोई योजना है। मिंडा कॉर्प ने फरवरी में कहा था कि यह सौदा केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और बाजार का भी यही मानना था कि मिंडा कॉर्प 26% तक हिस्सेदारी ही खरीदेगी। अब सवाल यह है कि मिंडा इस डील की फंडिंग कैसे करेगी और प्रीकॉल को किस तरह के वैल्यूएशन मिलेंगे। 3 मई को मिंडा कॉर्प 3.25% गिरकर और प्रीकॉल का शेयर 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, कर्ज समाधान के लिए दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लिए एक राहत की खबर आई है। गुरुवार 4 मई को एनसीएलटी ने क्रेडिट स्विस के नेतृत्व वाले बॉन्ड होल्डर्स को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के शेयरों की कस्टडी को कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को लौटाने का आदेश जारी किया है। इससे रिलायंस कैपिटल के कर्ज समाधान की प्रक्रिया को सहारा मिलेगा। गुरुवार को कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि क्रेडिट स्विस ने रिलायंस कैपिटल की बिक्री की प्रक्रिया को रोकने के लिए लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में क्रेडिट स्विस ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को कहा कि रेजोल्यूशन प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रेडिट स्विस के क्लेम को खारिज किए जाने से जुड़ा मामला एनसीएलटी में बकाया है। अपने वकीलों के जरिए क्रेडिट स्विस ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को दिसंबर 2021 तक 660 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया होने की जानकारी भी दी है और यह भी बताया कि रिलायंस कैपिटल की अपनी सहयोगी कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी उसके पास गिरवी पड़ी हुई है। पिछले साल अपने क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्रेडिट स्विस और एक्सिस बैंक ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। इन खबरों के बीच रिलायंस कैपिटल का शेयर शुक्रवार 5 मई को करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ। 8वीं खबर, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी हिकाल के कंट्रोल को लेकर भारत फोर्ज के सीएमडी बाबा कल्याणी और उनकी बहन हिकाल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुगंधा हिरेमठ के बीच लड़ाई और बढ़ गई है। कल्याणी और हिरेमठ परिवार के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे में बाबा कल्याणी ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि 30 साल पहले दोनों परिवारों के बीच हुआ बायबैक एग्रीमेंट ही एकमात्र डील है और 1994 में हुआ पारिवारिक समझौता कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिरेमठ परिवार की ओर से दाखिल किया गया मुकदमा गलत और झूठे दावों पर आधारित है और इस मुकदमे के जरिए हिरेमठ परिवार की कल्याणी परिवार की और से हिकल में हिस्सा बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकने की मंशा है, इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि हिरेमठ परिवार ने पिछले 3 दशक में कोई विवाद क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि मार्च 2023 में हिरेमठ परिवार ने बाबा कल्याणी और कल्याणी फैमिली की 2 होल्डिंग कंपनियों बीएफ इन्वेस्टमेंट और कल्याणी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें सुगंधा हिरेमठ ने बाबा कल्याणी पर आरोप लगाया कि वो उनके और उनके पति को हिकल से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा कल्याणी के कंट्रोल वाली कल्याणी फैमिली की कंपनियों का हिकल में 34% और हिरेमठ फैमिली का 35% हिस्सा है। सुगंधा हिरेमठ का कहना है कि उनकी मां के निधन के करीब 2 हफ्ते बाद ही
पारिवारिक समझौते को मानने के बजाय बाबा कल्याणी ने हिस्सा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पारिवारिक समझौते के अनुसार बाबा कल्याणी को हिकल में अपना हिस्सा सुगंधा हिरेमठ को ट्रांसफर करना है। 4 मई को हिकल का शेयर करीब 1.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, गोल्ड लोन कारोबार से जुड़ी कंपनी मन्नापुरम फाइनेंस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी के 6 परिसरों पर बुधवार को तलाशी का अभियान शुरू किया था। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। मन्नापुरम पर आरोप है कि उसने बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की मंजूरी के बिना 150 करोड़ रुपए के जमा लिए हैं, यानी डिपॉजिट लिए हैं। कंपनी पर एक और बड़ा आरोप ये है कि उसने अपने ग्राहकों को केवाईसी मानदंडों को पूरा किए बिना बड़े पैमाने पर नकद लेन देन किया है। इन आरोपों की जांच करने के लिए ईडी ने केरल के त्रिशूर में कंपनी के एमडी और सीईओ वीपी नंद कुमार से जुड़े 6 ठिकानों पर छापेमारी कर 143 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें कंपनी के 19.29 करोड़ शेयर भी शामिल हैं। शुरुआती जांच के बाद ईडी ने कहा कि पब्लिक डिपॉजिट के नाम पर कंपनी ने बड़े कैश ट्रांजैक्शन किए हैं। इन लेन देन को नंद कुमार ने अपनी कंपनी मन्नापुरम एग्रो फार्म्स या मैग्रो की मदद से किया है। हालांकि कंपनी ने सफाई जारी कर कहा कि ये लेन देन 2012 से पहले कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स की ओर से पुराने प्रमोटर्स और की ओर से किए गए हैं और इस मामले में ईडी को पूरा सहयोग दे रही है। पर इसके बावजूद 3 दिन में शेयर 18% गिर चुका है और शुक्रवार 5 मई को करीब 11% की गिरावट लेकर बंद हुआ। 10वीं खबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही या मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी करने में देरी की है। हालांकि ये एक रेयर इवेंट है जो कि काफ़ी कम देखने को मिलता है। दरअसल एनएससी के बोर्ड ने तिमाही नतीजे जारी करने के लिए 15 मई तक का समय मांगा है। एनएससी के नतीजे घोषित करने में देरी के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि एनएससी के विभिन्न समूह और सहयोगी इकाइयों की वित्त जानकारी को एकत्रित करने में सामान्य से ज़्यादा समय लग रहा है। एनएससी की अपना कंपनी का आईपीओ लाने की योजना है। इस संदर्भ में कंपनी के संभावित निवेशक हर तिमाही के अंत पर कंपनी के नतीजों का काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। 21 अप्रैल को एनएससी ने घोषणा की थी कि कंपनी के तिमाही नतीजों पर 28 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होगी, जो अब 15 मई को होने वाली है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, इंडस्ट्री बॉडी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI को स्टार्टअप इकोसिस्टम से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वजह है एसोसिएशन की ओर से तैयार किया गया एक ड्राफ्ट सबमिशन, जिसमें यह कहा गया है कि क्या देश को बिग टेक फर्म्स की प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता है भी या नहीं, यानी कि डिजिटल कंपटीशन लॉ का विरोध किया जा रहा है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की कुछ कंपनियां और व्यक्ति IAMAI की स्थिति से असहमत हैं। वो इस तरह के कानून का समर्थन करते हैं और उनका दावा है कि बड़ी टेक कंपनियों ने इंडस्ट्री बॉडी के इस कानून को लाने के विरोध को प्रभावित किया है। IAMAI की ओर से तैयार आर्गुमेंट्स कमिटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ यानी CDCL को जमा किए जाएंगे। CDCL एक ऐसी संस्था है जिसे डिजिटल मार्केट्स में कंपटीशन पर अलग कानून की आवश्यकता को देखने के लिए बनाया गया था। दरअसल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, मेटा और अन्य बड़ी टेक कंपनियों की भारतीय इकाइयां IAMAI के मेंबर्स हैं और इसीलिए स्टार्टअप्स इस इंडस्ट्री बॉडी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की ओर से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कारण पिछले 9 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 90,000 से ज़्यादा हो गई है। 2014 में स्टार्टअप्स की कुल संख्या 350 पर थी। दूसरी खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते शनिवार दुनिया के सबसे मूल्यवान एडटेक स्टार्टअप बायजूस से जुड़ी 3 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें इस स्टार्टअप के CEO बायजू रविंद्रन के घर और दफ्तर शामिल हैं। बायजूस पर आरोप है कि उसने विदेशी कंपनियों से लिए निवेश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी की छापेमारी में पता चला कि वर्ष 2011 से 2023 के दौरान बायजूस में 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इस बीच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बायजूस से जुड़े लेन देन और कर्जों को लेकर ईडी जल्द कई बैंकों से जानकारी ले सकता है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ईडी की छापेमारी के बाद बायजूस को नई फंडिंग जुटाने में दिक्कत हो सकती है। इस मामले पर सफाई देते हुए बायजूस के CEO रविंद्रन ने अपने कर्मचारियों को ईमेल लिखकर साफ किया है कि बायजूस में 28,000 करोड़ रुपए का FDI निवेश आया है, जो कि देश में किसी भी स्टार्टअप में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है और ये सारा पैसा बैंकिंग चैनल्स यानी बैंकों के जरिए ही आया है। तीसरी खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 2 रुपये की प्लेटफॉर्म एक्सेस फीस लगाने की घोषणा की है। स्विगी की ओर से फिलहाल ये फीस केवल हैदराबाद और बेंगलुरु में लगाई जा रही है, पर आने वाले समय में इसे अन्य शहरों में भी लागू करने की योजना है। कंपनी के मुताबिक ये फीस केवल फूड डिलीवरी से जुड़ी सेवाओं पर ही लगेगी, यानी कि यह फीस क्विक कॉमर्स कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी इंस्टामार्ट और स्विगी जिनी पर नहीं लगेगी। स्विगी के मुताबिक इस
फीस के जरिए कंपनी की अपने कारोबार में सुधार के साथ साथ कैश बर्न को कम करने की योजना है। वित्त वर्ष 2022 में स्विगी का कैश बर्न 3,900 करोड़ रुपए था। वहीं इस कंपनी की सबसे बड़ी कंपटीटर जोमेटो का कैश बर्न केवल 700 करोड़ रुपए के आसपास का था। चौथी खबर, फिनटेक कंपनी भारत पे ने मुंबई की एनबीएफसी कंपनी ट्रिलियन लोन्स फिनटेक में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मार्च में इस स्टार्टअप कंपनी ने ट्रिलियन लोन्स फिनटेक का 51% हिस्सा खरीदने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मांगी थी, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 66 में दी थी। इस डील की वैल्यू करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2022 में ट्रिलियन लोन्स को 7 करोड़ रुपए की आय और 74 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करेगा, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं और किस तरह का कंटेंट आप पसंद करते हैं। तो अगले हफ्ते शनिवार शाम को इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।